डियर स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्री का सेकंड लेक्चर। अगर आपको पिछला लेक्चर याद है तो ट्रिग्नोमेट्री में हमने फर्स्ट लेक्चर में जो 9th और 10th को जो बेसिक चीज़ें आपको थी ट्रिग्नोमेट्री में, उसको हमने सीखा। उसमें फिर साइन फंक्शन की वैल्यू क्या होती है किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में, अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज, कॉस फंक्शन की वैल्यू, टैन की वैल्यू, इन सब के बारे में हमने डिस्कस किया था। और फिर आइडेंटिटी क्या है, साइन और कोसेक में रिलेशन क्या होता है, ये सब हमने उसमें सीखा था। आज हम जो सीखने वाले हैं वो 11th स्टैंडर्ड के बुक में जो भी पार्ट है उसको हम आज डिस्कस करने वाले हैं। तो जब आप 11th की थ्योरी पे आ जाते हो तो फर्स्ट थिंग जो है वो है कि किसी भी एंगल अगर आपके पास है तो किसी भी एंगल को आप डिग्री में, जो एंगल है उसको आप रेडियन में कन्वर्ट कर सकते हो, और किसी भी रेडियन के एंगल को आप डिग्री में कन्वर्ट कर सकते हो। तो ये थोड़ा चेंज हो जाता है जब आप 11 में आ जाते हो, क्योंकि इससे पहले का जो चैप्टर था उस चैप्टर में हमने 2 या 3 चीज़ें सीखी है। फर्स्ट थिंग कि एंगल सिर्फ डिग्री में नहीं होता, जो डिग्री मिनट सेकंड का एंगल है वो रेडियन में कन्वर्ट हम कर सकते, और उसके लिए एक रिलेशन होता है पाई रेडियन इक्वल टू 180 डिग्री, और उसको लेके हम किसी भी डिग्री वाले एंगल को रेडियन में कन्वर्ट करते या किसी भी रेडियन वाले एंगल को डिग्री में कन्वर्ट करते। दूसरी चीज़ थी जो हमको यहाँ पे लगने वाली है, वो मतलब एंगल इन एनी मेजर, कि एंगल सिर्फ 0 और 180 के बीच में नहीं होता, तो एंगल आप किसी भी मेजर का निकाल सकते हैं। मतलब उसमें 2 चीज़ें होते हैं, मतलब क्लॉकवाइज सेंस से भी आप निकाल सकते हो और एंटी क्लॉकवाइज सेंस से भी निकाल सकते हो। तो ये हमने ऑलरेडी फर्स्ट चैप्टर में 11 के सीखा है। तो इसलिए जो हमने टेबल सीखा था 0, 30, 45, 60 और 90 वाला टेबल जो था, जहाँ पे एक्यूट एंगल थे, तो हमने ये एंगल डिग्री में लिखे थे। तब डिग्री में एंगल 0 का होता है, 30 का होता है, 45, 60, 90 का होता है। तो वही एंगल अगर हम रेडियन में लिखे तो वही एंगल बन जाते हैं 0 रेडियन, π/6 रेडियन, π/4 रेडियन, π/3 रेडियन और π/2 रेडियन। तो ये हमारे लिए स्टैंडर्ड एंगल है, और इसकी वैल्यू आपको हमेशा के लिए पता होनी चाहिए, जो वैल्यू हमने ऑलरेडी 10 के पार्ट में सीखी है। मतलब साइन 30 की वैल्यू हाफ है, इसी चीज़ को आप बोल सकते हो साइन π/6 इक्वल टू हाफ, बराबर। तो ये चीज़ें आपको पहले से पता है, ये मान के फिर आगे मैं जा रहा हूँ। तो एंगल जब आप निकालते हो तो एंगल हमेशा कोऑर्डिनेट सिस्टम पे हम निकालते हैं। कोऑर्डिनेट सिस्टम का मतलब होता है एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, ये 2 एक्सिस जहाँ पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे, जो परपेंडिकुलर रहता है, उस प्लेन की थ्योरी, दिस इज कॉल्ड कोऑर्डिनेट सिस्टम। इसको क्या बोला जाता है? कोऑर्डिनेट सिस्टम। यहाँ पे 2 नंबर लाइन से, जो हॉरिजॉन्टल नंबर लाइन है उसको बोला जाता है एक्स एक्सिस, और जो वर्टिकल लाइन है, नंबर लाइन, दिस लाइन इज कॉल्ड वाई एक्सिस। दोनों नंबर लाइन है और दोनों एक दूसरे को परपेंडिकुलर होते हैं, तो दोनों लाइंस एक दूसरे को क्या कर रही है, 90 डिग्री का एंगल निकालती है। और जो दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वो हमेशा 0 वाला पॉइंट लिया जाता है, तो यहाँ पे 0 रहता है। तो जो हॉरिजॉन्टल लाइन है
तो ये नंबर लाइन है, इसलिए 0 के राइट हैंड साइड में सब पॉजिटिव नंबर आ जाते हैं। 1 2 3 4 5 डॉट डॉट डॉट। 0 के लेफ्ट हैंड साइड को सब निगेटिव नंबर आ जाते हैं, -1 -2 -3 -4 -5 एज इट इज। 0 के ऊपर के साइड पे वाई एक्सिस पे सब पॉजिटिव नंबर आते हैं। ये चीज़ मुझे पता है कि आप सब लोगों को ये पता है सब, फिर भी जब आप कोई नया पार्ट सीखते हो तो उसका जो बेसिक है वो फिर एक बार रिवाइज करना हमेशा अच्छा होता है। तो नीचे फिर नेगेटिव नंबर आते हैं, ये आपको पता है। तो पिछले चैप्टर में एंगल एंड इट्स मेजरमेंट जो चैप्टर था हमारा, इससे पहले का ये सेकंड चैप्टर है ना, तो उस चैप्टर में हमने पोलर कोऑर्डिनेट्स के बारे में सीखा था। मतलब जब आप कोई भी पॉइंट लाइन पे लेते हो या कोई भी पॉइंट आप कोऑर्डिनेट सिस्टम में लेते हो तो आपके पास 4 ऑप्शन रहते हैं। एक तो पॉइंट लेंगे फर्स्ट क्वाड्रेंट में, या पॉइंट लेंगे सेकंड क्वाड्रेंट में, या पॉइंट लेंगे थर्ड क्वाड्रेंट में, या पॉइंट लेंगे फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो देयर आर 4 चॉइसेस टू प्लॉट द पॉइंट। एक्चुअली और 2 प्लेस है हमारे पास जहाँ पे हम पॉइंट ले सकते हैं। तो वो है एक्स एक्सिस, हम एक्स एक्सिस पे भी पॉइंट ले सकते हैं, हम वाई एक्सिस पे भी पॉइंट ले सकते हैं। एक्स एक्सिस के भी 2 पार्ट हो जाते हैं, तो हम इसको बोलेंगे पॉजिटिव एक्स एक्सिस, तो हम पॉइंट पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे भी ले सकते हैं, या हम पॉइंट निगेटिव एक्स एक्सिस पे भी ले सकते हैं। हम फिर वाई एक्सिस पे भी 2 पार्ट हो जाएंगे, हम पॉजिटिव वाई एक्सिस पे भी पॉइंट ले सकते हैं, तो हम निगेटिव वाई एक्सिस पे भी पॉइंट ले सकते हैं। तो फॉर एवरी पॉइंट लाई ऑन द कोऑर्डिनेट सिस्टम इट इज लाई इन वन ऑफ द 6 ऑप्शंस, वन ऑफ द 6 प्लेसेस। एक तो 4 में से एक क्वाड्रेंट पे रहेगा, या 4 में से एक एक्सिस पे रहेगा। मैं इसको पॉजिटिव एक्स एक्सिस बोल रहा हूँ, इसको निगेटिव एक्सिस बोल रहा हूँ। तो इस 6 में से एक जगह पे पॉइंट रहने वाला है, और उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट को हम बोलते हैं कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स, कार्टेशियन। और हमने कोऑर्डिनेट सिस्टम में कार्टेशियन कोऑर्डिनेट के बजाय दूसरा कोऑर्डिनेट लिखने का भी मेथड सीखा है। तो हम क्या करते हैं, अगर आई टेक एनी पॉइंट ऑन कोऑर्डिनेट सिस्टम, मान लो मैंने एक पॉइंट यहाँ पे लिया है, वो थोड़ा कम ज़्यादा दिख रहा है, लेकिन सपोज दिस इज अ सर्कल हुज रेडियस इज 4 यूनिट। तो इस पे अगर मैं कोई पॉइंट ले रहा हूँ तो इस पॉइंट के कोई ना कोई कोऑर्डिनेट होने चाहिए। सोच लो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट एक्स वाई, तो दिस एक्स कॉमा वाई इज कॉल्ड कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स। ये क्या है, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स है। और हम हर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट को पोलर कोऑर्डिनेट में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो उसका मेथड ये था, हम क्या करते थे, ओ पॉइंट मतलब जो इसको हम ओरिजिन बोलते हैं, वो पॉइंट और ये पी पॉइंट को हम ज्वाइन कर लेंगे, बराबर। मतलब हमने क्या किया कि रेडियस निकाला सर्कल का। तो अगर ओ पी ये रेडियस है सर्कल का, तो इसको हम बोलते हैं मॉड आर, या सिर्फ आर बोला तो भी चलेगा। तो इस लेंथ को हम बोलते हैं आर। तो अगर मैंने पी से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया एक्स एक्सिस पे, तो इसके कोऑर्डिनेट एक्स वाई, इसका मतलब ये होता है कि ये जो लेंथ है, ये लेंथ आने वाली है एक्स, और ये लेंथ आएगी वाई, बराबर। तो मेरे पास एक्स भी है, मेरे पास वाई भी है, मेरे पास आर भी है। अगर मैंने इस एंगल को, द एंगल मेड बाय ओ पी विथ
एक्स एक्सिस, ओपी ने पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ बनाया हुआ एंगल, अगर मैंने थीटा लिया, दिस एंगल इज कॉल्ड इंक्लिनेशन एंगल। उसकी भी थ्योरी उसी चैप्टर में, फर्स्ट चैप्टर में। तो मैंने अगर थीटा इंक्लिनेशन एंगल लिया तो एंगल हमेशा निकाला जाता है पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ। ये एक्सिस हमेशा हमारा इनिशियल आर्म होता है और इसी के साथ एंगल बनता है। तो ओपी ने बनाया हुआ एंगल, तो इस एंगल को मैं बोल सकता हूँ एंगल एक्स ओ पी, एंगल है थीटा, और वो एंगल मान लो रेडियन में है। तो फिर आर और थीटा ये होता है उसका पोलर कोऑर्डिनेट्स। तो इस पॉइंट का पोलर कोऑर्डिनेट हो गया आर और थीटा। तो आर क्या है? आर इज अ डिस्टेंस ऑफ दैट पॉइंट फ्रॉम ओरिजिन, और थीटा क्या है? थीटा इज द इंक्लिनेशन एंगल। तो सोचो कि अगर मैंने इसी सर्कल को बनाया पूरा, तो ये पी पॉइंट इस सर्कल पे कहीं पे भी मैंने लिया, फॉर एवरी पोजीशन ऑन सर्कल लेंथ ओ पी इज रिमेन्स कांस्टेंट। तो ये जो लेंथ है वो हमेशा कांस्टेंट रह सकते। तो इस सर्कल पे जितने भी पॉइंट है वो सब पॉइंट के अगर मुझे पोलर कोऑर्डिनेट्स लिखने हैं तो एक्चुअली मुझे आर की वैल्यू तो पहले से पता रहेगी फॉर एवरी पॉइंट, बराबर, क्योंकि वो रेडियस तो कांस्टेंट रहेगी, लेंथ तो सेम रहेगी, सिर्फ चेंज होगा थीटा। तो फॉर एवरी वैल्यू ऑफ थीटा आई गेट डिफरेंट पॉइंट्स विच लाई ऑन द सर्कल, बराबर। तो थीटा इज कॉल्ड एट दैट टाइम, थीटा इज कॉल्ड द पैरामीटर, क्योंकि थीटा के हर चेंज में आपको एक नया पॉइंट मिलने वाला है, लेकिन उस पॉइंट को एक कंडीशन रहेगी, वो पॉइंट सर्कल पे रहेगा, तो वहाँ पे बोला जाता है थीटा। तो ये अगर आपको आर और थीटा पता है तो इसका मतलब आपको किसी भी पॉइंट का एक्स एक्सिस के साथ किया हुआ एंगल आप निकाल सकते हो। इसी थीटा को हम कॉम्प्लेक्स नंबर में आर्गुमेंट बोलते थे, और ये दिस ओपी को हम बोलते थे मॉडुलस। ओके, तो हमको इस चैप्टर में हमको अगर एंगल हमको पता है, दिस एंगल विल बी एक्यूट और ऑब्ट्यूस, तो इस एंगल की हमको वैल्यूज निकालनी है। अगर इस एंगल को मैंने थीटा बोला है तो मुझे साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा, कॉट थीटा सब वैल्यूज मिलनी चाहिए। और एंगल कहीं पे भी हो सकता है ना, एंगल शुड बी लाई ऑन एक्स एक्सिस और इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, और वाई एक्सिस पॉजिटिव वाई एक्सिस, और इन सेकंड क्वाड्रेंट और नेगेटिव एक्स एक्सिस, और इन थर्ड क्वाड्रेंट और इन नेगेटिव वाई एक्सिस, और इन फोर्थ क्वाड्रेंट। एंगल तो कहीं पे भी हो सकता है। तो हर पॉइंट के लिए आपको अगर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकालने हैं तो उसकी मेथड हम इस चैप्टर में सीखने वाले हैं। तो मतलब आपको अगर आइडिया हो गया है कि हमको सीखना क्या है, तो हम फिर आगे जा सकते हैं। यहाँ तक शायद आपको कोई डाउट नहीं है। तो मैं क्या कर रहा हूँ अभी देखो, तो मैं एक सर्कल निकाल रहा हूँ। फिर दिस सर्कल इज कॉल्ड स्टैंडर्ड यूनिट सर्कल। तो मैं जो सर्कल निकालने वाला हूँ उस सर्कल का नाम है स्टैंडर्ड यूनिट सर्कल। तो उसमें सर्कल तो आपको पता है, तो स्टैंडर्ड सर्कल और यूनिट सर्कल दो डेफिनेशन को इकट्ठा करके ही मैंने डेफिनेशन बनाया। तो स्टैंडर्ड सर्कल का मतलब होता है अ सर्कल हुज सेंटर इज ओरिजिन। किसी भी सर्कल का अगर सेंटर ओरिजिन है, ओ है, तो उस सर्कल को बोला जाता है स्टैंडर्ड सर्कल। और यूनिट सर्कल का मतलब होता है अ सर्कल हुज रेडियस इज 1 यूनिट। उस सर्कल का रेडियस होता है 1 यूनिट। तो मैंने जो सर्कल निकाला है वो सर्कल है स्टैंडर्ड यूनिट सर्कल। तो ये मुझे अभी बोलने की ज़रूरत नहीं, इसका रेडियस क्या है। रेडियस ऑफ दिस सर्कल विल बी 1 यूनिट। तो ये जो डिस्टेंस है वो हमेशा के लिए मैं 1 यूनिट लेने वाला हूँ,
बराबर। तो 1 यूनिट का मतलब कुछ भी हो सकता है ना। तो मतलब मैंने पिछली बार जो फिगर निकाला था अभी, तो वहाँ पे मैंने 4 सेंटीमीटर का सर्कल निकाला था, 4 यूनिट का, सॉरी। तो अगर वो 4 सेंटीमीटर होता तो उस 4 सेंटीमीटर को मैं 1 यूनिट भी बोल सकता हूँ, मैं 10 किलोमीटर को 1 यूनिट बोल सकता हूँ, मैं 2 मिलीमीटर को 1 यूनिट बोल सकता हूँ। इट्स डिपेंड्स ऑन मी। तो ये डिस्टेंस जो भी है सर्कल का, उसको हम बोलेंगे 1 यूनिट, ताकि फिर वो डिस्टेंस सेम रहेगा तो फिर हम सिर्फ एंगल के बारे में बात कर सकते हैं। तो यहाँ पे इस फिगर में एंगल कहाँ पे हो सकता है, तो देर आर 6 पोजिशन फॉर एंगल ना, सिमिलरली फॉर पॉइंट, क्योंकि हमारे पास अगर पोलर कोऑर्डिनेट लिखना है तो आर की वैल्यू भी 1 है, तो हमको सिर्फ एंगल के बारे में बात करनी है। तो एंगल कहाँ पे हो सकता है, तो एंगल विल लाई ऑन एनी 6 पार्ट्स ऑफ दिस फिगर और दिस कोऑर्डिनेट सिस्टम। एक तो एंगल हो सकता है एक्स एक्सिस पे, पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे, या निगेटिव एक्स एक्सिस पे, या एंगल हो सकता है y प्लस पे या y माइनस पे, या एंगल हो सकता है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड या फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो इस क्वाड्रेंट के बारे में आपको ऑलरेडी पता है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड क्वाड्रेंट है, ये थर्ड क्वाड्रेंट है और ये फोर्थ क्वाड्रेंट है। तो जो पार्ट हमने ऑलरेडी पिछले चैप्टर में सीखा है, उसमें हमने सीखा था कि ये जो एंगल है, एंगल XOA, जो एंगल एक्स एक्सिस पे होते हैं, पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे, उस एंगल का मेजर होता है। अगर मैं डिग्री में भी बात करूँ और रेडियन में बात करूँ, तो डिग्री में वो एंगल होते हैं 0 डिग्री, फिर उसके बाद आता है 360 डिग्री, फिर आता है 720 डिग्री, तो यह मल्टीपल ऑफ 360 डिग्री का एंगल रहते हैं। वही एंगल अगर आप निगेटिव एक्स एक्सिस पे देखेंगे, तो मैं डायरेक्टली निगेटिव एक्स एक्सिस पे एंगल लिखने के बजाय मैं क्या कर रहा हूँ, देखो, तो यहाँ पे तो राइट एंगल है, तो ये एंगल है 0 डिग्री का, तो एवरी क्वार्टर, तो या जब एंगल यहाँ पे आ जाता है तो 90 का बन जाता है। ये सब डेफिनेशन हमने पिछले चैप्टर में देखे। अगर किसी को इसमें कोई डाउट है तो वो आप पिछला जो एंगल एंड मेजरमेंट का मैंने वीडियो डाले हैं वो आप चेक करो, उसमें ये सब डिटेल में हमने एक्सप्लेन किया। तो ये एंगल आता है राइट एंगल, तो यहाँ पे एंगल है 90 डिग्री का, फिर एंगल 90 से बढ़ता है, तो यहाँ पे जब एक्स निगेटिव एक्स एक्सिस पे एक्स माइनस पे एंगल आता है तो एंगल बन जाता है 180 डिग्री का। जैसे आप एंगल बढ़ा रहे हो, जब आप निगेटिव एक्सिस पे आ जाता हो फिर 90 से एंगल बढ़ जाता है, तो यहाँ पे एंगल रहता है 270 डिग्री का, फिर एक कंप्लीट रोटेशन हो जाता है, फिर एंगल बन जाता है +90, 270 + 90 मतलब 360। व्हेन यू गोज ऑन इंक्रीजिंग, तो एंगल गोज ऑन इंक्रीजिंग ऑल्सो। तो 360 के बाद जो अगला एंगल आता है, फिर अगर आपने एक कंप्लीट रोटेशन के बाद आगे एंगल निकाला, तो 360 + 90 का एंगल आ जाता है 450 डिग्री का। तो और आगे जाएंगे तो फिर 90 बढ़ेगा, तो 540 डिग्री का एंगल, फिर 90 बढ़ेगा तो 630 डिग्री का एंगल, फिर 90 बढ़ेगा 720 का एंगल, फिर जाएंगे आगे 810 डिग्री एंगल एंड सो ऑन। तो एंगल गोज ऑन इंक्रीजिंग एंड इंक्रीजिंग, आप पॉजिटिव वे से जाओ या निगेटिव वे से जाओ। तो इसी एंगल को अगर मैंने रेडियन में लिखा तो हम कैसे लिखते हैं, देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है इस चैप्टर के लिए, तो ध्यान दो यहाँ पे। तो मैं एंगल कैसे लिखता हूँ, देखो, 0 डिग्री मतलब 0 रेडियन। तो जब मैं आगे आता हूँ यहाँ पे हो जाएगा 90 डिग्री, तो 90 डिग्री का मतलब होता है π/2 रेडियन। तो देखो यहाँ पे 0 था, मतलब कितने π/2 थे, 0, यहाँ पे आया 1 π/2, यहाँ पे 1 π/2 में और एक π/2 बढ़ा, क्योंकि 90 डिग्री एंगल हमने ऐड किया, तो π/2 + π/2 होता है 2 π/2, उसका आंसर होता है 2 π/2। लेकिन दोनों नंबर सेम है इसलिए कैंसिल हो जाएंगे और यहाँ पे रहेगा पाई, तो ये 180 डिग्री को बोलते हैं पाई रेडियन। तो ये हो गया पाई। पाई को आप 2 π/2 इस हिसाब से अगर देखेंगे तो आपको पता चलेगा अगला एंगल क्या आने वाला है। तो ये अगर 2 π/2 है तो उसमें प्लस π/2 ऐड करो, तो ये एंगल आ जाता है 3 π/2 विच इज़ 270 डिग्री। 3 π/2 के बाद में आना चाहिए 4 π/2, तो जब जब इवन नंबर आएगा तो उसको 2 से डिवाइड होगा, तो 4 π/2 को ही हम लिखेंगे 2 पाई, बराबर। फिर 2 पाई का मतलब ही 4 π/2 है, ध्यान में रखो। फिर उसमें हमने π/2 ऐड किया, तो ये एंगल आ जाएगा 5 π/2। फिर 5 π/2 में हमने π/2 ऐड किया तो आ जाएगा 6 π/2,
विच इज़ रिटन एज 3 पाई, बराबर। 3 पाई का मतलब ही होता है 6 पाई अपॉन 2। अगर 6 पाई बाई 2 में 1 पाई बाई 2 ऐड किया तो ये एंगल हो जाता है 7 पाई बाई 2 विच इज़ 630 डिग्री। तो 7 पाई बाई 2 के बाद आएगा 8 पाई बाई 2। 8 पाई बाई 2 को हम लिख सकते हैं 4 पाई एंड गोज ऑन इंक्रीजिंग। 4 पाई का मतलब ही 8 पाई बाई 2 होता है, तो उसके बाद का एंगल क्या आएगा 9 पाई बाई 2 एंड सो ऑन। फिर क्या आएगा 10 पाई बाई 2 मतलब 5 पाई, फिर क्या आएगा 11 पाई बाई 2, फिर 12 पाई बाई 2 एंड गोज ऑन इंक्रीजिंग। तो इससे आपको बहुत आसानी हो जाती है एंगल कहाँ पे और ढूंढने के लिए। कोई एंगल अगर एक्स एक्सिस पे है या कोई एंगल अगर वाई एक्सिस पे है तो बहुत आसानी से आप ढूंढ सकते हो। तो अगर रेडियन की बात कर रहे हैं तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे आपको जितने भी एंगल दिखेंगे वो सब इवन पाई वाले एंगल रहेंगे। तो फिर आप इससे कुछ प्रेडिक्ट कर सकते हो, आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि एक्स एक्सिस के दो पार्ट्स हैं, एक है पॉजिटिव एक्स एक्सिस और निगेटिव एक्स एक्सिस। तो एक्स एक्सिस पे सिर्फ एंगल कंटेनिंग पाई, जिसमें पाई आता है वैसे सब एंगल एक्स एक्सिस पे आ रहे हैं। देखो तो 1 पाई लिया तो 1 पाई 2 पाई 3 पाई 4 पाई सब एंगल एक्स एक्सिस पे, लेकिन उसमें जो पॉजिटिव एक्स एक्सिस है वहाँ पे जो एंगल है वो 0 रेडियन 2 पाई रेडियन 4 पाई रेडियन एज इट इज़, मतलब सब इवन पाई वाले एंगल यहाँ पे है। तो 4 पाई के बाद क्या आता है तो हम निकाल सकते हैं। तो 6 पाई आएगा, 10 पाई आएगा, 100 पाई आएगा, 200 पाई आएगा, 250 पाई आएगा। तो जितने भी इवन पाई वाले एंगल है वो सब एंगल पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे आते हैं। सिमिलरली फॉर नेगेटिव एक्स एक्सिस हम निकाल सकते हैं। तो पाई रेडियन का एंगल आएगा, 3 पाई रेडियन का आएगा, 5 पाई रेडियन का एंगल आएगा। ये सब एंगल्स नेगेटिव एक्स एक्सिस पे आते हैं। ये आपको समझ में आ गया होगा। ओके, तो यहाँ तक अगर आपको समझ में आया है तो सिमिलरली फॉर वाई एक्सिस भी हम कर सकते हैं ना। तो अगर हम वाई एक्सिस की बात करेंगे, वाई एक्सिस में जितने भी एंगल्स है तो उस सब एंगल में पाई बाई 2 लेटर आता है। क्या आता है पाई बाई 2। देखो सब पाई बाई 2 है यहाँ पे, तो 1 पाई बाई 2, फिर 3 पाई बाई 2, फिर 5 पाई बाई 2, तो सब ऑड पाई बाई 2 है। एंगल कंटेनिंग पाई बाई 2 विथ कोएफिशिएंट इज ऑड नंबर। तो अगर हमने उसमें भी दो पार्ट किए, अगर मैंने y प्लस एक्सिस के बारे में बात की तो वहाँ पे जो भी एंगल आते हैं वो एंगल कैसे रहते, देखो वो रहते 1 पाई बाई 2, उसके बाद देखो 5 पाई बाई 2, उसके बाद देखो 9 पाई बाई 2। तो फिर आप प्रेडिक्ट कर सकते हो आगे क्या आने वाला है। और यहाँ पे रहते 3 पाई बाई 2 निगेटिव एक्सिस पे, फिर आता है 7 पाई बाई 2, फिर आता है 11 पाई बाई 2। तो अगर आप ध्यान से यहाँ पे देखेंगे तो आपको पता चलेगा इस एंगल में भी कोई रिलेशन है। तो 1 के बाद जब 1 पाई बाई 2 आया उसके बाद कितना आया 5 पाई बाई 2 आया ना, उसके बाद कितना है 9 पाई बाई 2 आया। तो 1 के बाद 5 आ रहा है, 5 के बाद 9 आ रहा है, यहाँ पे लगातार नंबर आ रहे हैं। यहाँ पे ऐसा नहीं हो रहा है, यहाँ पे 4 का डिफरेंस है। 1 के बाद 5, यहाँ पे 1 पाई बाई 2 है, पाई बाई 2 तो कंपलसरी है। तो 1 के बाद 5 है, 5 के बाद 9 है, तो सब 4 के डिफरेंस से नंबर आ रहे हैं। तो 9 के बाद क्या आएगा, तो 9 + 4 13, 13 के बाद क्या आएगा 13 + 4 17। तो नीचे 3 है, उसके बाद 7 है, फिर 11 है। तो 11 के बाद क्या आएगा, तो वहाँ पे भी 4 का डिफरेंस है। 3 + 4 7, 7 + 4 11, 11 + 4 15। तो यहाँ पे भी 4 का डिफरेंस है। तो अगर मुझे कोई एंगल गिवन है, अगर मुझे किसी ने बोला कि मुझे 137 पाई बाई 2 एंगल है, तो एंगल कहाँ पे है, इवन पाई पे या ऑड पाई पे, मतलब पॉजिटिव आई पे या निगेटिव आई पे, सॉरी। तो अगर मुझे ढूंढना है तो अगर मैं ऐसे 1 5 9 13 लेके 137 अगर चेक करूँगा तो उसके लिए मुझे बहुत सारा टाइम लगेगा। तो इसके लिए इसको भी एक शॉर्टकट है। तो जो नंबर रहते हैं ना 1 फिर 4 5 फिर 9, ये सब ऑड नंबर है और जिसका डिफरेंस 4 का है, इसका मतलब ये होता है अगर इसी कोएफिशिएंट को, मतलब कोएफिशिएंट ऑफ पाई बाई 2 को डिवाइड किया हमने 4 से,
अगर ये 1, 5, 9, 13, 17 इसको अगर 4 से हम डिवाइड कर रहे हैं तो हर बार हमारा रिमाइंडर आएगा 1। देखो 1 को अगर 4 से डिवाइड करेंगे तो 1 ही रहेगा रिमाइंडर, 5 को डिवाइड करेंगे तो 4 1 जा 4 तो 1 आता है, 9 को डिवाइड करेंगे तो 9 2 जा 8 तो 1 रिमाइंडर आता है। तो इसमें जितने भी π/2 के कोएफिशिएंट रहेंगे सबके लिए 4 से डिवाइड किया तो उसका रिमाइंडर आएगा 1 एंड यहाँ पे उसका रिमाइंडर आता है 3। तो अगर आपको 7 को 4 से डिवाइड करना है तो 4 1 जा 4 तो रिमाइंडर कितना है 3। तो ये एंगल कहाँ पे फिर निगेटिव एक्सिस पे। तो आप इस तरीके से जो π/2 वाला एंगल है तो उसका कोएफिशिएंट को 4 से डिवाइड करके आप बता सकते हो कि दैट एंगल इज लाई ऑन पॉजिटिव एक्सिस और निगेटिव एक्सिस। तो यहाँ पे दो ऑप्शन है, जैसे कि मुझे 137 π/2 चेक करना है तो मैं क्या करूँगा 137 को 4 से डिवाइड करूँगा, 137 डिवाइड बाय 4। अगर आपको डिवीजन अच्छी तरह से आती है तो बहुत ईजी है क्योंकि आपको इंटीजर फ्रैक्शन पार्ट में लिखना है उसको। तो पहले आएगा 4 3 जा 12 तो यहाँ पे बचता है 1 तो हो जाता है 17, 4 4 वजह 16 तो रिमाइंडर कितना है फिर वहाँ पे 17 था, आपने 4 4 जा 16 बोला तो आपका रिमाइंडर आया 1 बराबर। तो रिमाइंडर अगर 1 है तो दिस एंगल मस्ट लाई ऑन पॉजिटिव एक्सिस। तो आप किसी भी एंगल को अभी जो एंगल पाई में है और π/2 में है उस एंगल को आप बता सकते हो कि वो कहाँ पे, पॉजिटिव एक्सिस पे या निगेटिव एक्सिस पे, पॉजिटिव एक्सिस पे या निगेटिव एक्सिस पे। तो अभी इस एंगल के बारे में आपको पता चला है। तो इसके बाद की बात मैं बोलता हूँ अभी। तो मैंने ये जब सर्कल निकाला था मैंने बोला था इस सर्कल की जो रेडियस है वो है 1 यूनिट बराबर। तो इसका मतलब ये होता है इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट 1, 0 बराबर। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट आएंगे 0, 1। पॉइंट A' के कोऑर्डिनेट क्या आएंगे फिर -1, 0। आपको पॉइंट प्लॉट करना तो आता ही। तो इस यहाँ पे कोऑर्डिनेट आएंगे 0, -1। तो एवरी पॉइंट हैव 2 कोऑर्डिनेट्स, x कोऑर्डिनेट एंड y कोऑर्डिनेट। अगर कोई पॉइंट x एक्सिस पे होता है तो फॉर एवरी पॉइंट विच लाई ऑन द x एक्सिस हैविंग y कोऑर्डिनेट 0 तो इसके सबके y कोऑर्डिनेट 0 आएंगे। सिमिलरली फॉर पॉइंट लाई ऑन द y एक्सिस हैविंग x कोऑर्डिनेट 0 तो एक y एक्सिस पे जितने भी पॉइंट रहेंगे उनके y कोऑर्डिनेट x कोऑर्डिनेट हमेशा 0 होता है, जो आपको पता है ऑलरेडी। तो हमेशा ध्यान में रखना है किसी भी ट्राइंगल में या जब आप पोलर कोऑर्डिनेट निकालते थे अगर ये P पॉइंट है तो उसका जो x कोऑर्डिनेट होता है x कोऑर्डिनेट, तो यहाँ पे अगर हमने एंगल थीटा लिया तो हम साइन थीटा लेते हैं y/r और कॉस थीटा लेते हैं x/r। तो इसका मतलब होता है जो कॉस फंक्शन होता है, कॉस फंक्शन हमेशा x कोऑर्डिनेट के साथ रिलेटेड होता है। तो आपको सिर्फ इतना करना है, आपको ध्यान में रखना है किसी भी पॉइंट का जो x कोऑर्डिनेट है इज रिलेटेड टू द कॉस फंक्शन, और किसी भी पॉइंट का जो y कोऑर्डिनेट्स होता है वो हमेशा रिलेटेड होता है साइन फंक्शन से, जो आपको 10th में भी था। तो इसलिए पोलर में हम x की वैल्यू r cos थीटा लेते थे, y की वैल्यू r sin थीटा लेते थे, या cos थीटा इक्वल टू x/r और sin थीटा इक्वल टू y/r आता है यहाँ पे। तो ये भी चीज़ आपको हमेशा ध्यान में रखनी है। अगर ये चीज़ आप ध्यान में रख रहे हो तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पे जो x कोऑर्डिनेट है वो है 1, और मैंने बोला इसका रिलेशन होता है कॉस फंक्शन से। तो यहाँ पे जितने भी एंगल आएंगे, ये चीज़ आपको बहुत ध्यान से सुननी है, यहाँ पे जितने भी एंगल आएंगे उस सब एंगल के लिए कॉस फंक्शन की वैल्यू रहने वाली है 1, बिकॉज 1 इज द x कोऑर्डिनेट ऑफ दैट पॉइंट। और जितने भी एंगल यहाँ पे है उस सब फंक्शन के लिए साइन फंक्शन की वैल्यू होती है 0। तो मतलब अगर मैं x एक्सिस की बात करूँगा तो यहाँ पे जितने भी एंगल आएंगे 0, 2π, 4π से लेके आप कितने भी इवन पाई तक चले जाओ, सबके लिए कॉस फंक्शन की वैल्यू आएगी 1 और साइन फंक्शन की वैल्यू आएगी 0।
बराबर। और जितने भी पॉइंट आप निगेटिव एक्स एक्सिस पे ले रहे हो तो उसके लिए एक्स कोऑर्डिनेट है -1 और एक्स कोऑर्डिनेट रिलेटेड होता है कॉस फंक्शन से, तो उस सब के लिए कॉस फंक्शन की वैल्यू रहेंगे -1 और साइन फंक्शन की वैल्यू रहेंगी 0। तो पाई, 3 पाई, 5 पाई सब एंगल के लिए कॉस फंक्शन की वैल्यू है -1 और साइन फंक्शन की वैल्यू है 0। तो फिर आपको किसी भी एक्स या वाई, एक्स पॉजिटिव और निगेटिव एक्स एक्सिस पे किसी भी एंगल की साइन और कॉस फंक्शन की वैल्यू मिल सकती है। सिमिलरली जब आप वाई एक्सिस पे आते हो तो यहाँ पे पॉइंट लिखा है मैंने 0,1, तो एक्स कोऑर्डिनेट होता है कॉस फंक्शन की वैल्यू और वाई कोऑर्डिनेट होता है साइन फंक्शन की वैल्यू। तो यहाँ पे जितने भी एंगल है सबके लिए कॉस फंक्शन की वैल्यू 0 है और साइन फंक्शन की वैल्यू 1 है। तो यहाँ पे कॉस फंक्शन की वैल्यू 0 है और साइन फंक्शन की वैल्यू क्या है 1। सिमिलरली फॉर पी डैश, तो यहाँ पे कॉस फंक्शन की वैल्यू 0 है और साइन फंक्शन की वैल्यू है -1। तो फिर जो आपने टेबल सीखे थे 10th में उसमें हम cos 0 या sin 0, sin 90, cos 90 वहाँ पे जो लिख रहे थे वो भी यहाँ पे इजीली मिल जाएगा। जब 0 डिग्री का एंगल आएगा तो साइन फंक्शन की वैल्यू 0 रहेगी, तो साइन 0 0 होता है और cos 0 1 आता है। सिमिलरली फॉर π/2, यहाँ पे π/2 है तो cos π/2 की वैल्यू आएगी 0 और sin π/2 की वैल्यू आएगी 1। तो उसके बाद जो भी एंगल आएंगे, मतलब जो स्टैंडर्ड एंगल है, स्टैंडर्ड एंगल का मतलब होता है जो एंगल एक्स एक्सिस पे है या वाई एक्सिस पे, मतलब जो एंगल हमारे लिए भी पाई में है और π/2 में, तो एवरी एंगल विच लाई ऑन एक्स एक्सिस या एवरी एंगल विच लाई ऑन वाई एक्सिस, तो उनकी वैल्यूज ऑफ दिस एंगल आर प्लस और -0 और प्लस और 0, प्लस और -1 और 0। तो उस सब एंगल की आप वैल्यू निकाल सकते हो इस तरीके से। और आपको दो वैल्यू यहाँ पे मिल रही है, साइन फंक्शन की और कॉस फंक्शन की। इसका मतलब ये हुआ कि आपको बाकी सब वैल्यू भी मिल सकते हैं, मतलब टैन, सेक, कोसेक, कॉट की जो वैल्यू है वो आप इसी साइन कॉस फंक्शन से निकाल सकते हो। तो उसके लिए कोई अलग थ्योरी करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती। मतलब अगर आपको किसी ने पूछा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ tan 11 पाई, अगर tan 11 पाई की वैल्यू आप लोग को निकालनी है तो आप कैसे निकालेंगे? तो आप सिंपल सोचेंगे, tan 11 पाई होता है sin 11 पाई अपन cos 11 पाई, तो sin 11 पाई, तो पहले तो ये ढूंढना पड़ेगा 11 पाई आता कहाँ पे, तो 11 पाई आता है यहाँ पे, बराबर। तो दिख रहा है वो ऑड पाई सब यहाँ पे आते हैं, तो 11 पाई यहाँ पे, तो यहाँ पे साइन की वैल्यू 0 और कॉस की वैल्यू -1, तो साइन की वैल्यू 0, कॉस की वैल्यू -1, तो tan 11 पाई की वैल्यू 0, बराबर। अगर आपको निकालना है कोसेक 31 π/2, तो आप पहले ये ढूंढेंगे कि 31 π/2 एंगल होता कहाँ पे, तो यहाँ पे π/2 लिखा है, उसका कोएफिशिएंट ऑड नंबर है, मतलब ये एंगल कंपल्सरी वाई एक्सिस पे आने वाला है। अगर वाई एक्सिस पे आ रहा है तो फिर दो क्वेश्चन, तो पॉजिटिव वाई पे है, नेगेटिव वाई पे, तो हम इस कोएफिशिएंट को 31 को अगर 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 से 1 होता है 28, तो रिमाइंडर कितना आया 3। अगर रिमाइंडर 3 आता है तो एंगल रहता है निगेटिव वाई एक्सिस पे, तो निगेटिव वाई एक्सिस पे अगर एंगल है तो उसकी कॉस फंक्शन की वैल्यू होती है 0 और साइन फंक्शन की वैल्यू होती है -1। तो यहाँ पे मुझे कोसेक निकालना है, कोसेक का मतलब होता है 1 साइन फंक्शन, तो साइन फंक्शन की वैल्यू है -1, तो आएगा 1/-1, तो इसका आंसर क्या है -1। फ्रॉम सिमिलर वे वी कैन फाइंड एनी वैल्यू विच लाई ऑन एक्स और वाई एक्सिस, तो एक्स एक्सिस पे और वाई एक्सिस पे जितने भी एंगल रहेंगे उस सब एंगल के लिए आप साइन फंक्शन की एंड कॉस फंक्शन की वैल्यू निकाल सकते हो। ये अगर चीज़ आपको समझ में आ गई है तो हमको फिर आगे जाना है, ये मस्ट है, पहले ये अच्छी तरह से समझ लो, ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। अगर आपको ये सब समझ में आ गया है तो फिर मैं एक स्टेप आगे जाने के लिए तैयार हूँ। ओके, तो अभी मैं इसको रब करूँ, तो इसको मैं रब करता हूँ, इसको मैं एज इट इज रखता हूँ। देखो मतलब एक बार आपको एक्स एक्सिस
और वाई एक्सिस के ऊपर जितने भी एंगल है उसकी सबकी साइन फंक्शन की और कॉस फंक्शन की वैल्यू पता चली, तो फिर हम उसके अंदर जो एंगल है, मतलब एक्स एक्सिस पॉजिटिव और वाई एक्सिस पॉजिटिव, इसके बीच में आता है फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव एक्स एक्सिस नहीं आता है, ना पॉजिटिव वाई एक्सिस आता है। वो दोनों एक्सिस छोड़ के इन दोनों एक्सिस के बीच में जितने भी पॉइंट्स है वो सब आते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट में, बराबर। और फर्स्ट क्वाड्रेंट में जितने भी पॉइंट रहेंगे उन सब के जो कोएफिशिएंट रहेंगे, सबके एक्स वाई कोऑर्डिनेट रहेंगे, उसके जो साइन है वो हमेशा पॉजिटिव पॉजिटिव आते हैं, क्योंकि एक्स भी पॉजिटिव है और वाई भी पॉजिटिव। सेकंड क्वाड्रेंट में जो एंगल आते हैं उसका एक्स कोऑर्डिनेट निगेटिव रहेगा लेकिन वाई कोऑर्डिनेट पॉजिटिव रहेगा। थर्ड में एक्स निगेटिव रहेगा और वाई भी निगेटिव रहेगा, तो दोनों निगेटिव साइन आते हैं। और फोर्थ क्वाड्रेंट में एक्स पॉजिटिव है लेकिन वाई निगेटिव है। तो हर क्वाड्रेंट का उसका खुद का एक प्रॉपर्टी है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में बोथ फंक्शंस आर पॉजिटिव, एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट्स आर पॉजिटिव, सेकंड में एक्स निगेटिव वाई पॉजिटिव, थर्ड में दोनों निगेटिव, और फोर्थ में एक्स पॉजिटिव और वाई निगेटिव। अगर ये चीज़ आपको समझ में आए तो इसको आप रिलेट करो इस लाइन से। तो एक्स कोऑर्डिनेट हमेशा रिलेटेड होता है कॉस फंक्शन से, तो मतलब यहाँ पे जितने भी फंक्शन आएंगे, जितने भी यहाँ पे एंगल आएंगे, सबके कॉस वैल्यू निगेटिव पॉजिटिव रहेगी। और यहाँ पे सेकंड क्वाड्रेंट भी पॉजिटिव है, मतलब साइन वैल्यू भी पॉजिटिव रहेगी। तो अगर किसी भी एग्जांपल में साइन और कॉस दोनों फंक्शन पॉजिटिव है, तो नेचुरली बाकी चारों जो फंक्शन है टैन, सेक, कोसेक और कॉट, वो साइन कॉस पे डिपेंड करते हैं। अगर साइन कॉस दोनों पॉजिटिव है तो इसका मतलब होता है बाकी सब फंक्शन भी पॉजिटिव है। तो यहाँ पे ऑल फंक्शंस आर पॉजिटिव, तो इसलिए मैं यहाँ पे ऑल लेटर लिखता हूँ। ऑल का मतलब होता है सब कुछ पॉजिटिव। यहाँ पे जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है सब फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होते हैं। अगर आप सेकंड क्वाड्रेंट की बात करेंगे तो सेकंड क्वाड्रेंट का कोऑर्डिनेट जो है तो माइनस प्लस है, तो ये कॉस है, ये साइन है। तो कॉस फंक्शन यहाँ पे निगेटिव दिख रहा है और साइन फंक्शन पॉजिटिव दिख रहा है। हम पॉजिटिव की बात अगर करेंगे तो साइन फंक्शन पॉजिटिव है, कॉस फंक्शन निगेटिव, इसका मतलब टैन भी निगेटिव आएगा, कारण टैन तो होता है साइन अपॉन कॉस, साइन पॉजिटिव कॉस निगेटिव तो निगेटिव आने वाला है। तो टैन निगेटिव तो कॉट निगेटिव, कॉस निगेटिव तो सेक निगेटिव, और साइन पॉजिटिव तो कोसेक पॉजिटिव। ये रिलेशन आपको समझ में आना चाहिए फटाफट, क्योंकि पिछले लेक्चर में हमने वो रिलेशन देखे थे। तो यहाँ पे साइन फंक्शन मुझे पॉजिटिव मिल रहा है, तो साइन फंक्शन पॉजिटिव, इसका मतलब ही होता है कि कोसेक फंक्शन भी पॉजिटिव है, क्योंकि कोसेक फंक्शन इज रिलेटेड टू साइन फंक्शन। सिमिलरली यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे कॉस फंक्शन भी निगेटिव है और साइन फंक्शन भी निगेटिव है। दोनों जब निगेटिव आएंगे साइन कॉस, तो मतलब उनका रेशियो पॉजिटिव आएगा, निगेटिव अपन निगेटिव इक्वल टू पॉजिटिव। तो यहाँ पे उसका रेशियो मतलब टैन फंक्शन ये पॉजिटिव रहने वाला है। तो जब टैन फंक्शन पॉजिटिव होता है तो उसके साथ कॉट फंक्शन भी पॉजिटिव होता है। तो टैन एंड कॉट फंक्शंस आर पॉजिटिव हियर। फोर्थ क्वाड्रेंट की बात करेंगे तो यहाँ पे कॉस फंक्शन पॉजिटिव है और साइन फंक्शन निगेटिव है। तो हम पॉजिटिव की बात करेंगे तो कॉस फंक्शन पॉजिटिव है, जब कॉस पॉजिटिव होता है तो उसका रेसिप्रोकल सेक फंक्शन भी पॉजिटिव होगा और बाकी बचे हुए सब फंक्शंस निगेटिव रहेंगे। तो ये जो पार्ट है वो इस चैप्टर का बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में सब फंक्शन पॉजिटिव होते हैं, सेकंड क्वाड्रेंट में सिर्फ साइन एंड कोसेक फंक्शन पॉजिटिव होते हैं, थर्ड में टैन एंड कॉट फंक्शंस आर पॉजिटिव, एंड इन फोर्थ क्वाड्रेंट कॉस एंड सेक फंक्शंस आर पॉजिटिव। रिमेनिंग जो रेशियोज है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो इन रिस्पेक्टिव क्वाड्रेंट्स आर निगेटिव, बराबर। ये चीज़ आपको समझनी चाहिए। तो कभी कभी इसको याद करने के लिए तो याद हमेशा फर्स्ट क्वाड्रेंट से लेके फोर्थ क्वाड्रेंट का मिल जाते हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। तो ऑल साइन टैन कॉस ऐसे याद करते हैं, ऑल साइन टैन कॉस। तो कभी कभी कुछ क्रिएटिव लोग कुछ भी बना लेते हैं, कभी लिखा जाता है ऑल सिल्वर टी कप्स। तो यहाँ पे हर जो छोटा वर्ड है तो उसका जो फर्स्ट लेटर वो कैपिटल लिखा जाता है। तो ए का मतलब होता है ऑल, ये इसका सिल्वर का मतलब होता है ये इसका लेटर होता है तो साइन, टी का मतलब होता है टैन, सी का मतलब होता है कॉस। हम सिर्फ साइन कॉस और टैन की बात कर रहे हैं, तो इसलिए एस का मतलब सिर्फ साइन हो सकता है, सेक नहीं हो सकता है, इसका भी कोसेक नहीं हो सकता है, सिर्फ कॉस हो सकता है।
तो ऑल साइन टैन कॉस पॉजिटिव, ये लिखने के लिए फिर ऑल सिल्वर टी कप्स, ऑल स्टूडेंट्स टेक्स कॉफ़ी, इसे कुछ भी बोल सकते हैं, ऑल स्टूडेंट्स टेक्स कॉफ़ी। तो यहाँ पे भी अगर आप चेक करेंगे तो लेटर ए एस टी सी है। तो आप किस तरीके से याद करते हो इसको उतना इम्पोर्टेंस नहीं है, मेन चीज़ है आपको ये समझ में आना चाहिए किस क्वार्टर में कौन सा फंक्शन पॉजिटिव है और कौन सा फंक्शन निगेटिव, क्योंकि ये अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो फिर आपको अगला बहुत सारा टॉपिक समझ में नहीं आएगा, आपके सब ऊपर से चला जाएगा। और जिन लोगों को ट्रिग्नोमेट्री बहुत हार्ड जाता है फिर वो ऐसे हार्ड ही जाता रहेगा। तो इसलिए ये चीज़ समझना बहुत ज़रूरी है, इसलिए बहुत मैं स्लोली ये आपको समझा रहा हूँ, आप ध्यान से सुनो, बार बार देखो लगे तो, और जो जो पार्ट समझ में नहीं आए, अगर हो सकता है कि आप कोई चीज़, मैंने एक भी चीज़ ऐसी यहाँ पे छोड़ी नहीं है जो आपको समझ में नहीं आएगी, फिर भी अगर कोई आपको डाउट्स है आपके मन में तो आप कमेंट में बोल सकते हो, फिर हम उसका डिस्कशन करेंगे अगले वीडियो में। तो यहाँ पे अगर आपको ये चीज़ समझ में आ गई है, क्योंकि एंगल हमेशा कोई भी एंगल एक्स एक्सिस पे या वाई एक्सिस पे रहेगा ऐसा कुछ नहीं है, हर एंगल थोड़ी 90 के मल्टीपल में होता है। तो यहाँ पे 0, 90, 182, 73, 60, 90 का टेबल बोल रहे हैं हम, तो हर एंगल 90 के टेबल में होता ही नहीं है। तो जो एंगल 90 के टेबल में नहीं है उस एंगल में से जो एंगल 0, 30, 45, 60 और अब 0 भी छोड़ देना पड़ेगा, 90 भी छोड़ दिया, तो 30, 45 और 60 के मल्टीपल में जितने एंगल आएंगे ना उन एंगल को भी स्टैंडर्ड एंगल बोला जाता है, बिकॉज उनकी वैल्यू पता है हमको, 30 की वैल्यू पता है। तो 30 एंगल किसी भी क्वाड्रेंट में आ जाए तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में 30 का मतलब 30 होता है, लेकिन सेकंड क्वाड्रेंट में 30 डिग्री एंगल दो तरीके से दिखाया जाता है, तो वाई एक्सिस के साथ किया हुआ 30 का एंगल या निगेटिव एक्स एक्सिस के साथ एंटी क्लॉकवाइज सेंस से किया हुआ या क्लॉकवाइज सेंस से किया हुआ 30 का एंगल, उस तरीके से उसको देखना पड़ता है, फिर उसकी वैल्यू निकलती है। तो अभी हम सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ के बारे में बात करने वाले हैं, मतलब किसी भी एंगल की वैल्यू कैसे निकालते हैं, किसी भी एंगल की वैल्यू कैसे निकालते हैं जो एंगल क्वाड्रेंट्स में, जो फर्स्ट क्वाड्रेंट में या सेकंड क्वाड्रेंट में या थर्ड क्वाड्रेंट में है, तो जो आपको मैं निकाल के दिखाने वाला हूँ। मतलब आपको पता है कि साइन 30 डिग्री की वैल्यू क्या है, तो आप फटाफट लिख देते हो। मैंने यहाँ पे अभी जानबूझ के डिग्री में लिखा है क्योंकि डिग्री में आपको ज़्यादा आदत है लिखने की, तो धीरे धीरे मैं उसको रेडियन में कन्वर्ट कर दूंगा। तो साइन 30 की वैल्यू हाफ है, तो आपको पता है ये वैल्यू हाफ क्यों आती है, क्योंकि वो एंगल 30 डिग्री एंगल होता है लेस देन 90, तो मतलब एक्यूट एंगल है, तो मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में कॉस फंक्शन भी पॉजिटिव है, साइन फंक्शन भी पॉजिटिव है, बराबर, तो दोनों फंक्शन पॉजिटिव है, तो इसकी वैल्यू पॉजिटिव आएगी, बराबर। लेकिन अगर अब ध्यान से देखते रहो, लेकिन अगर मैंने साइन लिया 120 डिग्री, साइन लिया मैंने 120 डिग्री, तो वो एंगल तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आने से रहा, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है ही नहीं वो, तो ये एंगल कहाँ पे है, सेकंड क्वाड्रेंट में, बराबर ना। तो एंगल कहाँ पे, सेकंड क्वाड्रेंट में। तो अगर इस एंगल की वैल्यू मुझे निकालनी है तो उसके लिए अलग अलग तरीके होते हैं। जो तरीका मैं बोल रहा हूँ वो मुझे लगता है वो सबसे ईजी तरीका है, तो मैं इस बहस में पढ़ना नहीं चाहता कि बुक में कौन सी मेथड दिया है या इस बुक में ये मेथड है फिर उस बुक में अलग मेथड है या हमारे टीचर ने अलग मेथड सिखाई है। तो मैं द सिंपलेस्ट वे मुझे जो लगता है वो मैं सिखाने वाला हूँ। अगर आपने अच्छी तरह से ध्यान दिया मैं जो सिखा रहा हूँ उस पर, तो आपको किसी भी एंगल की वैल्यू निकालने की ट्रिक आ जाएगी, आपको कभी भी प्रॉब्लम नहीं आएगा। इस ट्रिक से आप सिर्फ इस चैप्टर के ही सम सॉल्व नहीं कर सकते हो, तो आप इसका जो अगला चैप्टर है उसके भी सम सॉल्व कर सकते हो, उसके मेथड में यहाँ पे बोलने वाला हूँ। तो उसके मेथड आप ध्यान से देखो। तो मैं करने के वाला हूँ, देखो अभी तो मैं साइन 120 है यहाँ पे, तो मैं 120 को मैं भी आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ व्हाई आई डूइंग दिस। अगर आपको समझ में आ गया तो बहुत अच्छी बात है, अगर समझ में नहीं भी आया तो सिर्फ मैं जो बोलता हूँ उतना करते रहो, आपका आंसर सही आने वाला है। तो यहाँ पे हर क्वाड्रेंट में 90 का डिफरेंस रहता है, तो यहाँ पे 0 से 90 फर्स्ट क्वाड्रेंट था, तो अगला 90 से 180 आया। तो इसलिए मैं क्या करने वाला हूँ, हर यहाँ पे जितना भी एंगल देंगे उस एंगल को 90 से डिवाइड करने वाला हूँ। लेकिन 90 का टेबल
एज़ कम्पेयर टू 9 तो थोड़ा हार्ड होता है, 9 का टेबल तो उससे ईजी होता है, इसलिए मैं आखिरी जो डिजिट्स है वो कटी कर दूंगा और मैं सिर्फ जो लास्ट डिजिट छोड़ के जो भी डिजिट नंबर जितने भी डिजिट का नंबर बचता है उसको मैं 9 से डिवाइड करूँगा और मुझे सिर्फ इंटीजर पार्ट लेना है। अगर मैं 12 को 9 से डिवाइड कर रहा हूँ, वो सब ओरली काम करना है हमको, तो कहाँ तक हम डिवाइड कर सकते हैं? तो इंटीजर पार्ट में सिर्फ 1 आएगा, 9 1 जा 9, क्योंकि 9 2 जा तो 18 आता है, यहाँ पे 12 है, तो सिर्फ 1 से डिवाइड होगा, तो 9 1 जा 9 सिर्फ, तो यहाँ पे क्या आएगा फिर 9 1 जा 9, तो यहाँ पे मैं 1 लिखूँगा और 1 लिखने के बाद मैंने 90 से डिवाइड करना चाहा तो मैं इसके लिए उसके आगे लिखता हूँ π/2। देखो, तो यहाँ पर मैं रेडियन भी लेके आया, तो मैंने क्या किया, पहले 12 को 9 से डिवाइड किया तो 9 1 जा 9 आया, तो उसके आगे लिखा मैंने π/2, हो गया। तो यहाँ पे रिमाइंडर कितना रहा, 9 1 जा 9 बोलने के बाद रिमाइंडर रहा 3, बराबर, और मैंने लास्ट डिजिट को छोड़ दिया था, वो था 0, तो 3 है और उसके बाद 0 है, तो उसके आगे आएगा 30 डिग्री। तो मैं इसी चीज़ को जो 120 डिग्री है उसको मैंने एक अलग तरीके से लिखा, उसको मैंने लिखा 1 π/2 + 30। अगर आप थोड़ी देर के लिए सोचेंगे तो आपको भी पता चलेगा 1 π/2, और इसमें अगर हम 30 डिग्री का एंगल ऐड कर रहे हैं तो एंगल आता है एंटी क्लॉकवाइज, क्योंकि हम जा रहे हैं +30 डिग्री, तो एंटी क्लॉकवाइज जो एंगल आता है तो आता है वो सेकंड क्वाड्रेंट में, और हमको उसकी वैल्यू निकालनी है। तो हमने एंगल लिखा तो वही है 120 + 30, सॉरी 90 + 30, तो हमको निकालने के लिए तरीका मिल गया है। तो यहाँ पे π/2 आया है, π/2 का मतलब होता है y एक्सिस के ऊपर का एंगल, और जो जो एंगल पाई में होते हैं वो x एक्सिस के ऊपर रहते हैं, जो हमने अभी थोड़ी देर पहले सीखा है। तो एंगल अगर π/2 में है, अगर रिलेटेड टू y एक्सिस है, किसी भी एंगल को, एंगल इज रिलेटेड टू y एक्सिस, अगर कोई भी एंगल y एक्सिस से रिलेटेड है तो उसको चेंज कर दो, तो उसका जो फंक्शन है, फंक्शन उसका चेंज करो। अगर कोई भी एंगल इज रिलेटेड टू x एक्सिस है तो उसको एज इट इज रखो, डज नॉट चेंज द एंगल, डजंट चेंज द एंगल। तो ये सिर्फ जो क्वाड्रेंट वाला एंगल है उसके निकालने का एक तरीका है। तो उसका अगर आप थोड़ी ध्यान से देखेंगे तो बहुत इजी आपको जाएगा। कैसे, देखो, तो यहाँ पे π/2 है, π/2 है, इसका मतलब ये है कि ये एंगल रिलेटेड टू y एक्सिस है, तो इसका मतलब होता है ये फंक्शन शुड बी चेंज, ये फंक्शन जो साइन फंक्शन है वो चेंज होने वाला है। तो साइन फंक्शन कहाँ पे चेंज होगा, तो साइन फंक्शन चेंज होता है कोसेक फंक्शन में, सॉरी कॉस फंक्शन में। तो कॉस फंक्शन में चेंज होता है और उसकी वैल्यू आ जाती है, देखो मैंने लिखा क्या है, साइन फंक्शन को मैंने चेंज किया कॉस फंक्शन में और उसकी वैल्यू आ जाती है cos 30 डिग्री। तो फिर वो क्वाड्रेंट को आप निकाल दो और सिर्फ अगला जो भी एंगल है, जो एक्यूट एंगल रहेगा हमेशा के लिए, उसको यहाँ पे लिख दो। तो यहाँ पे आया cos 30। यहाँ पे मैंने दो चीज़ की, पहली चीज़ की मैंने फंक्शन चेंज किया, साइन फंक्शन को मैंने कॉस फंक्शन बनाया। दूसरी चीज़ मैंने किया वो क्वाड्रेंट वाला एंगल ही निकाल दिया मैंने, तो सिर्फ एक्यूट एंगल मैंने लिखा। तो ये तो फर्स्ट थिंग है जो आपको समझ में आनी चाहिए। अगर ये चीज़ आपको समझ में आई तो आपको अगला पार्ट समझ में लेना है जो सबसे इम्पोर्टेंट है अभी, कि π/2 प्लस वाला एंगल होता कहाँ पे। तो फिर आपका जो पिछला चैप्टर एंगल एंड इट्स मेजरमेंट, उसका जो कंसेप्ट आपको समझ में आना चाहिए। तो एंगल जब एंटी क्लॉकवाइज होता है तो हमेशा हमको पॉजिटिव एंगल लेना है, और एंगल अगर वो क्लॉकवाइज होता है तो हमेशा हमको नेगेटिव लेना है। तो यहाँ पे π/2 प्लस वाला एंगल है तो π/2 आता है y एक्सिस पे, तो प्लस बोले तो हमको जाना पड़ता है इस साइड को, मतलब कौन सा क्वाड्रेंट आ गया, फिर सेकंड क्वाड्रेंट आता है। और सेकंड क्वाड्रेंट में जितने भी साइन फंक्शन है, साइन फंक्शन की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होती है, तो इसका एंगल आता है प्लस cos 30। तो cos 30 की वैल्यू ऑलरेडी आपको पता है, तो इसका एंगल आएगा √3/2। तो साइन 120 की वैल्यू क्या है फिर, √3/2। अगर मैंने यहाँ पे लिया होता साइन 150 डिग्री, देखो साइन 150 डिग्री में क्या होता है,
तो हम क्या करेंगे, जैसे हमने ऊपर वाले एग्जाम्पल में किया तो हम साइन फंक्शन वैसे रखेंगे। उसके बाद हम क्या करते हैं, 150 को 90 से डिवाइड करते हैं, तो इसलिए हमने लास्ट डिजिट तो कट ही कर दिया मैंने, तो 15 लिया मैंने। तो 15 को अगर मैंने 9 से डिवाइड किया और सिर्फ इंटीजर पार्ट मुझे चाहिए क्या है, तो इंटीजर पार्ट आएगा 1, 9 1 जा 9। तो उसके बाद लिखना है π/2, तो रिमाइंडर कितना बचा, तो 9 1 जा 9 जब बोलते हो आप तो रिमाइंडर बचता है 6, बराबर। तो वो रिमाइंडर बचा हुआ 6 और जो हमने डिजिट छोड़ दिया था वो 0, तो आगे आएगा 60 डिग्री। फिर ये एंगल फिर π/2 में आ गया, तो इसका मतलब होता है इसका रिलेशन y एक्सिस से, और जब एंगल का रिलेशन y एक्सिस से होता है तो उस फंक्शन को चेंज कर दो, तो साइन फंक्शन को बनाओ कॉस फंक्शन, तो मेरा आंसर आएगा cos 60, बराबर। और उसके बाद साइन π/2 प्लस π/2 यहाँ पे, तो π/2 प्लस मतलब क्या होता है, सेकंड क्वाड्रेंट। तो सेकंड क्वाड्रेंट में कौन सा फंक्शन पॉजिटिव है चेक करो, तो आपको दिखेगा साइन फंक्शन इज पॉजिटिव, तो साइन फंक्शन पॉजिटिव है तो इसका आंसर आएगा प्लस cos 60। प्लस cos 60 का वैल्यू रहेगा 1/2, तो आपको साइन 150 की वैल्यू मिल जाएगी। सिमिलरली अगर मैं वैल्यू निकल रहा हूँ साइन 210 डिग्री की, साइन 210, तो क्या होता है देखो, तो मैं साइन लिखूंगा फिर ब्रैकेट करूंगा तो 0 को थोड़ी देर के लिए छोड़ दो तो बचा 21, तो 9 का टेबल चेक करो, 9 2 जा 18 अभी, बराबर, 9 2 जा 180, तो यहाँ पे लिखूंगा मैं 2 और आगे π/2, तो 18 मैंने बोला 9 2 जा 18, तो रिमाइंडर इज 3, रिमाइंडर क्या है फिर 3, तो 3 के आगे लिखना है मुझे 0, तो आगे आएगा प्लस 30, 2 π/2 प्लस 30 का मतलब भी 210 होता है, तो यहाँ पे अगर मैंने 2 कैंसिल कर दिया तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ उसको साइन पाई प्लस 30। नाउ दिस एंगल रिलेटेड टू पाई, कहाँ पे रिलेटेड हो, पाई से रिलेटेड, नॉट π/2, तो एंगल रिलेटेड टू एक्स एक्सिस, पाई का एंगल है मतलब एक्स एक्सिस से रिलेटेड है, तो आपको फंक्शन चेंज नहीं करना है, फंक्शन डजेंट चेंज। तो ये फंक्शन साइन फंक्शन है तो साइन ही रहेगा, तो उसका आंसर आएगा साइन 30, उसका एंगल आएगा साइन 30। और फिर अगर क्वाड्रेंट चेक करेंगे आप तो पाई प्लस, पाई आता है यहाँ पे, ये पाई वाला है, प्लस बोले तो उसकी जाना है नीचे वाला, नीचे के पार्ट पे, प्लस बोले तो एंटी क्लॉकवाइज ना, तो पाई प्लस होता है थर्ड क्वाड्रेंट, और थर्ड क्वाड्रेंट में टैन फंक्शन पॉजिटिव होता है, कॉट फंक्शन पॉजिटिव होता है, इसका मतलब ये होता है कि साइन फंक्शन निगेटिव होता है, साइन फंक्शन क्या होता है, निगेटिव, तो इसका आंसर आएगा माइनस साइन 30 मतलब माइनस हाफ इज द आंसर ऑफ साइन 210। तो अगर आपको थोड़ी बहुत समझ आ गई है तो आप किसी भी एग्जाम्पल को जो एंगल मोर देन 90 है उसको सॉल्व कर सकते हो, उसकी आप वैल्यू निकाल सकते हो। तो मैं इसके और ज़्यादा समझ लेता हूँ, थोड़ी अच्छी तरह से ये चीज़ आप समझ लो, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है और बहुत एंगल्स आपको इस तरीके से निकालने पड़ते हैं। मैं एग्जाम्पल नंबर 5 ले रहा हूँ, साइन 300 डिग्री। देखो एक बार अगर तरीका समझ में आ गया ना तो शायद आपको इसकी ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। कैसे, तो मैं क्या करूँगा, साइन वर्ड लिखूँगा, फिर 300 है तो 0 कट हो गया, 30 रखा, तो 9 का टेबल मुझे आता है, 9 3 जा 27, तो मैं लिखा 3, तो 27 हुआ, फिर बचे कितने, 9 3 जा 27, तो रिमाइंडर 3 और आगे 0 है, तो एंगल आएगा आगे 30 डिग्री का। तो मुझे पता चला यहाँ पे 3π/2 है, डिवाइड तो 2 से होता नहीं है, मतलब ये y एक्सिस पे एंगल है, y एक्सिस पे एंगल है तो फंक्शन चेंज होता है, तो मेरा साइन फंक्शन बन जाएगा कॉस फंक्शन, बराबर। उसके बाद मैं सोचूंगा 3π/2 प्लस कहाँ पे आता है, तो 3π/2 कहाँ पे, 3π/2 है निगेटिव एक्सिस पे, ये आपको पता होना चाहिए, 3π/2 है निगेटिव एक्सिस पे। उसके आगे कौन सा क्वाड्रेंट आता है, उसके आगे आता है फोर्थ क्वाड्रेंट, और फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन फंक्शन कैसे होता है, साइन फंक्शन होता है निगेटिव, तो उसका आंसर आएगा माइनस cos 30 मतलब -√3/2। अगर मैं अगला एंगल ले रहा हूँ, मैं एंगल लेता हूँ अभी cos 400 डिग्री का, cos 400 डिग्री का, मुझे इसको सॉल्व करना है। तो मैं कैसे सॉल्व करूँगा, जब मैं cos 400 डिग्री को सॉल्व करूँगा, तो मैं इसको ऐसा लिखूँगा cos, तो आगे 400 डिग्री है, बराबर, तो लास्ट डिजिट मैंने कट कर दिया, लास्ट डिजिट 0 है उसको कट किया तो बचे 40, 40 को 9 से डिवाइड करो, 9 4 जा 36, तो यहाँ पे आएगा 4, 9 4 जा 36, तो कितने बचे 4, आगे 0 है तो आया फिर 40,
आया कितना 40। तो यहाँ पे 4π/2 है, इसलिए 2 से इसको डिवाइड होता है, तो यहाँ पे आएगा cos 2π + 40। तो आपको समझ में आ रहा है यहाँ पे 2π आया है, मतलब x एक्सिस के थ्रू एंगल है। तो यहाँ पे x एक्सिस यूज हो रहा है, मतलब पाई वाला एंगल आ रहा है। तो अगर x एक्सिस यूज हो रहा है तो फंक्शन डजंट चेंज, तो इसका आंसर आएगा cos 40। और उसके बाद आपको क्वाड्रेंट ढूंढना रहता है। क्वाड्रेंट रहता है 2π+, तो 2π कहाँ पे आता है? 2π आता है यहाँ पे पॉजिटिव x एक्सिस पे, तो प्लस बोले तो उसके आगे का क्वाड्रेंट, तो 2π के आगे का क्वाड्रेंट आता है फर्स्ट क्वाड्रेंट, और फर्स्ट क्वाड्रेंट मध्ये ऑल फंक्शंस आर पॉजिटिव, तो ये आंसर आएगा +cos 40। हमको 40 की वैल्यू पता नहीं है, इसलिए मैं उसको एज इट इज़ रखूँगा, इसकी वैल्यू नहीं डालूंगा। अगर 30, 45, 60 होता तो उसकी वैल्यू मैं डाल भी देता था। ओके, अगर आपको यहाँ तक समझ में आ गया है तो आप किसी भी एंगल की वैल्यू निकाल सकते हो। वैल्यू ऑफ एनी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इज पॉसिबल फ्रॉम दिस वे। तो एंगल मैं लेता हूँ अभी sec 5π/4, एंगल है sec 5π/4 रेडियन। तो मुझे अगर डिग्री में अच्छी तरह से आता है तो मैं इसको पहले डिग्री में कन्वर्ट कर दूंगा। तो इसको मैं लिखूंगा sec 5π/4 × 180/π, ताकि ये डिग्री में चला जाए। तो पाई गेट कैंसिल, 4 4 = 16, 4 5 = 20। तो मेरा आंसर आएगा sec 5 × 45, मतलब 225 डिग्री। तो मुझे एक डिग्री में एंगल मिल गया सेक वाला। तो मैं क्या करूँगा, फिर ध्यान से देखो ये चीज़, तो मैं लास्ट वाला डिजिट एज इट इज लिख रहा हूँ। तो अगर वो चला गया तो बचे 22, तो 22 को 9 से डिवाइड करो, तो 9 2 = 18 आता है। तो आगे लिखो π/2, π/2। तो 9 2 = 18, तो लिखा मैंने 2, आगे लिखा π/2, तो रिमाइंडर कितना है 4, और मैंने ऑलरेडी 5 लिखा है, तो ये है 4, तो हो गया 45। तो अभी अगर आप ये 2 2 कट कर देंगे तो यही एंगल मैं लिख सकता हूँ sec π + 45 डिग्री, बराबर। और जब यहाँ पे पाई आता है, मतलब x एक्सिस वाले एंगल आते हैं, x एक्सिस के ऊपर जो है वो, तो फंक्शन डजंट चेंज। तो ये फंक्शन सेक वाला फंक्शन सेक ही रहेगा, sec 45 डिग्री। और पाई प्लस का मतलब होता है पाई प्लस, तो पाई एंगल यहाँ पे आता है, पाई प्लस मतलब होता है थर्ड क्वाड्रेंट, और थर्ड क्वाड्रेंट में सेक फंक्शन हमेशा निगेटिव होता है, इसलिए इसका आंसर आएगा फिर -sec 45, तो -√2। तो इस तरीके से आप किसी भी एंगल की वैल्यू निकाल सकते हो। एंगल चाहे कितना भी बड़ा हो या कितना भी छोटा हो, उस एंगल की वैल्यू निकालना आपके लिए इस मेथड से पॉसिबल है। तो मैं और एक दो सम इस तरीके से लेता हूँ, और फिर हम क्या करेंगे, आज का टॉपिक वाइंड अप कर देंगे। देखो, तो मैं एग्जांपल नंबर ले रहा हूँ, एग्जांपल नंबर 8। तो एग्जांपल लेने से पहले मैं और एक चीज़ आपको बोल रहा हूँ, जो एक्चुअली 10 की थ्योरी में मैंने बोलनी चाहिए थी ट्रिग्नोमेट्री के, ठीक है, यहाँ पे बोल रहा हूँ। तो cos -θ की वैल्यू हमेशा होती है cos θ, और sin -θ की वैल्यू होती है हमेशा +sin θ। इसमें छोटी सी गलती किया मैंने, इसलिए यहाँ पे माइनस चाहिए। cos -θ = cos θ और sin -θ = -sin θ, ये वैल्यू होती है निगेटिव एंगल की। तो कभी कभी हो सकता है कि आपको निगेटिव एंगल भी निकालना पड़े। अगर मुझे निकालना है tan -650 डिग्री की वैल्यू, अगर मुझे निकालनी है tan -650 के, तरीका तो सेम ही होने वाला है। वैसे तो पहले सिर्फ माइनस साइन को एडजस्ट कर लो, तो आपको पता है sin -θ की वैल्यू -sin θ आती है, और cos -θ की वैल्यू +cos θ आती है। तो tan -650 की वैल्यू आएगी, tan का मतलब होता है sin अपॉन cos। तो यहाँ पे साइन फंक्शन की माइनस साइन बाहर आती है, तो -sin 650, और cos फंक्शन की माइनस साइन बाहर नहीं आती, तो cos 650, तो इसका आंसर आएगा -tan 650, बराबर। तो माइनस साइन को छोड़ दो,
फिर tan फंक्शन लिखो। तो जो मैंने बोला है, तो लास्ट वाला डिजिट छोड़ दो पहले, 0 तो उसको मैंने छोड़ दिया, तो बचे कितने 65। 65 को 9 से डिवाइड करो, 9 7 का होता है 63 बराबर, 9 7 का कितना होता है 63 और यहाँ पे कितने 65, तो रिमाइंडर कितने बचे 2, रिमाइंडर बचा 2 और यहाँ पे 0 तो हो जाएगा 20। तो ये एंगल मैंने इस तरीके से लिखा है 7 π/2 प्लस 20। तो ये एंगल π/2 में, π/2 मतलब ये y एक्सिस, तो y एक्सिस में अगर एंगल है तो फंक्शन शुड बी चेंज। अगर एंगल रिलेटेड टू y एक्सिस है तो फंक्शन क्या होने वाला है चेंज। तो ये फंक्शन क्या है tan, तो फंक्शन क्या होगा चेंज हो गया tan का cot और सिर्फ एक्वाड एंगल रहेगा। तो इसका आंसर आएगा cot 20, एंगल आएगा cot 20। लेकिन 7 π/2 कहाँ पे होता है, अगर आप चेक करेंगे तो 7 π/2 होता है निगेटिव y एक्सिस पे बराबर। तो उसके आगे का क्वाड्रेंट, इस 7 π/2 के एंगल के आगे का क्वाड्रेंट रहता है 4th क्वाड्रेंट, और 4th क्वाड्रेंट में tan फंक्शन हमेशा निगेटिव होता है। तो इस क्वाड्रेंट में tan फंक्शन होता है निगेटिव, तो इसलिए इसका आंसर आएगा माइनस cot 20। दो माइनस साइन है तो यहाँ पे माइनस इंटू माइनस होगा प्लस, तो मेरा आंसर आएगा cot 20 डिग्री। दिस इज द वैल्यू ऑफ गिवन एग्जाम्पल। तो इस तरीके से आप किसी भी एंगल की वैल्यू निकाल सकते हो। अभी आज के वीडियो में हम यहीं पे रुक जाते हैं, क्योंकि बहुत नहीं तो वीडियो लंबा हो जाएगा। तो अगले लेक्चर में हम इसी टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे। हम क्या करेंगे, इसी फिगर को फिर एक्सप्लेन करके फिर हम एक्सरसाइज के एग्जांपल्स इस टाइप के सब लेंगे और उस पर डिस्कस करेंगे, और उसके बाद आपको इस एक्सरसाइज को या इसके अगले एक्सरसाइज को सॉल्व करना है। आई होप you understand everything I told you today. Bye.